करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के काम या लॉर्ड हेस्टिंग के काल में कौन कौन से ज़रूरी घटनाएं हुई, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों पोर्ट्रेट है लॉर्ड हेस्टिंग का। लॉर्ड हेस्टिंग सन 1813 ईस्वी में हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल होकर आया। तो लॉर्ड हेस्टिंग कब यहाँ के गवर्नर जनरल बनकर आए, यानी कब बने, तो 1813। शुरू में उस दखलंदाजी की पॉलिसी पर चलने का इरादा किया, लेकिन हिंदुस्तान आने पर उसने अनुमान किया कि दखलंदाजी की पॉलिसी से अपनी यानी हस्तक्षेप की पॉलिसी से कंपनी के सामने उपस्थित मुश्किलों का समाधान मुमकिन नहीं था। यानी जो कंपनी की जो दिक्कतें थी उसको हम इस तरह से हस्तक्षेप कर नहीं सुलझा सकते। तो क्या तरीके अपनाए देखते हैं दोस्तों। जॉर्ज वालो और लॉर्ड मिंटो की दखलंदाजी पॉलिसी के कारण हिंदुस्तान में कंपनी का प्रभाव घटने लगा था। उत्तरी सीमा में से गोरखे कंपनी के प्रदेशों पर हमला करने लगे थे। बीच हिंदुस्तान में पिंडारी लूट मार कर अराजकता फैला रहे थे। मराठे फिर से एकजुट होने लगे थे। राजपुताना की राजपूत रियासतों में भी कंपनी का विरोध होने लगा था। राज प्रशासन में भी शिथिलता आ चुकी थी, जिसे गति प्रदान करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने दखलंदाजी और तटस्थता की पॉलिसी को छोड़कर लॉर्ड वेलेस्ली की अग्रगामी पॉलिसी को अपनाकर कंपनी को फिर से सर्वश्रेष्ठ ताकत के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। उसके कार्यकाल की कई ज़रूरी घटनाएं थी, यानी हर तरफ से जो ब्रिटिश सरकार है उसका विरोध हो रहा था। इसको यहाँ पर जो लॉर्ड हेस्टिंग है उसको इसका दमन करना था। अब देखिए कैसे इन्होंने दोस्तों इनका दमन करा। जंग 1814 और 16 के बीच आंग्ल नेपाल जंग, यानी आंग्ल यानी इंग्लैंड की नेपाल के में जो गोरखे रहते थे उनके साथ जंग हुई। देखिए क्या हुआ इसमें। गोरखा नेपाल की एक लड़ाकू कौम थी। ये देखिए यहाँ पर कुछ दोस्तों गोरखा हैं, ये नेपाल की रहने वाली जाति है, जिन्होंने नेपाल में एक आज़ाद राज्य स्थापित किया था। कंपनी का नेपाल से कारोबारी संबंध था, लेकिन सही समर्थन की कमी से वेलेस्ली ने सन 1804 ईस्वी में नेपाल की कारोबारी संधि को खत्म कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग के आगमन के वक्त नेपाल ताकतवर राज्य था, जिसका विस्तार पूरब में तीस्ता नदी से पश्चिम में सतलज तक था। इस तरह ये ताकतवर राज्य कंपनी की उत्तरी सीमा घेरे हुए था। सन 1801 ईस्वी में जब वेलेस्ली ने अवध के नवाब से गोरखपुर का प्रदेश प्राप्त कर लिया, तो कंपनी की सीमाएं नेपाल राज्य से टकराने लगी। लेकिन हिमालय की तराई प्रदेश में नेपाल और कंपनी की सीमाएं तय नहीं की गई थी, इसलिए गोरखे कंपनी प्रदेशों पर धावा मारते रहे। सर जॉर्ज वालो ने मुश्किल से बातचीत से समाधान करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टे मिंटो के शासनकाल में गोरखों ने बुटवल और सेरोज के जिलों पर अधिकार कर लिया। तो ये दोस्तों उनसे ज़्यादा साम्राज्यवादी निकले गोरखे। ये अंग्रेज़ थे, वो दूसरों का राज हड़पते थे, और एक गोरखों ने क्या करा, इन्हीं का कुछ राज्य की सीमाएं हड़प ली, जिन्हें अंग्रेज़ वापस लेने में नाकाम हुए। लेकिन हेस्टिंग के शासन में मई सन 1814 ईस्वी में गोरखों ने फिर से फुटबॉल पर हमला कर दिया। जब लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखों से सीधे जंग का इरादा किया, सन 1815 ईस्वी के अप्रैल में कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने कुमायूं और अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया। कर्नल ऑक्टर लोनी ने अमर सिंह थापा को जंग के पैतरेबाजी में फंसाकर मालोन दुर्ग छोड़ने को मजबूर किया। इसी बीच बहुत सी पहाड़ी जातियां गोरखे, भूटिया, सिख कमी वगैरह अंग्रेज़ी फ़ौज में भर्ती होने को उत्सुक हुए। ऑक्टर लोनी की से बनी उनकी बटालियन एक जिनकी मदद से गोगरा से सतलज तक का इलाका अंग्रेज़ी अधिकार में आ गया। मालान के पतन के बाद गोरखों ने संधि वार्ता शुरू की, लेकिन राजधानी में उग्रवादी गुट की प्रधानता के कारण राजा ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया, जिससे जंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन गोरखों को कामयाबी ना मिल सकी। डॉक्टर लोनी ने नेपाल के अंदर घुसकर 18 फरवरी 1816 ईस्वी को मकवानपुर के जंग में गोरखों को बुरी तरह
पराजित किया। इसके बाद नेपाल के राजा ने मार्च 1816 ईस्वी में सिंगौली की संधि को स्वीकार किया। अलग राय सिंगौली की संधि। इस संधि के मुताबिक नेपाल ने अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित तराई का बड़ा हिस्सा और कुमायूं और गढ़वाल के जिले कंपनी को प्रदान किए दिए। नेपाल ने सिक्किम पर अपने सभी दावों को छोड़ दिया। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने पर सहमत हुई। पत्थर के खंभों के जरिए तराई क्षेत्र में नेपाल और हिंदुस्तान की सीमा तय कर दी गई। गोरखा जंग में अंग्रेज़ों को व्यापक धन जन का नुकसान उठाना पड़ा। इसके लिए लॉर्ड हेस्टिंग की आलोचना भी की गई, लेकिन जंग के फायदों को नकारा भी नहीं जा सकता है। देश की उत्तरी सीमा का झगड़ा हल हुआ। नेपाल एक दोस्त राज्य बन गया, जहां से लड़ाकू सैनिक ब्रिटिश हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए प्राप्त होने लगे। नेपाल से बीच एशिया का संपर्क भी स्थापित किया जा सका। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग ने यहाँ पर जो गोरखा के हमले थे, नेपाल से हमले थे, उनको वहाँ पे समाप्त किया और बीच में जो आड़ बन के नेपाल खड़ा हुआ था उसको भी साफ किया। पिंडारियों का अंत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का अंत कैसे करा। गोरखों से फुर्सत पाकर लॉर्ड हेस्टिंग ने बीच हिंदुस्तान के पिंडारियों की तरफ ध्यान दिया। पिंडारी क्रूर व निर्दयी लुटेरे थे। इनका सबसे पुराना परिचय मुगल मराठा जंग के वक्त सन 1689 ईस्वी में मिलता है। मुगल कालीन खराबी और मराठा मुस्लिम गुरिल्ला जंग प्रणाली की कामयाबी से ही पिंडारियों को एकजुट होने की प्रेरणा मिली और वे एकजुट लूट में लग गए। पेशवा बाजीराव ने इनका प्रयोग अनियमित घुड़सवार फौज के रूप में किया। पानीपत के तीसरे संग्राम के बाद ये बीच हिंदुस्तान और मालवा में बस गए और होलकर और सिंधिया के आश्रित बने रहे। मराठा सरदारों के ज़रिए आमंत्रित किए जाने पर ये उनकी फ़ौज में शामिल हो जाते, लेकिन मराठों की ताकत के पतन के साथ साथ ये ज़्यादा आज़ाद डकैती व लूटमार की ज़िंदगी बिताने लगे। वेलेजली की सहायक संधि से हिंदुस्तानी राजाओं ने जब अपनी फ़ौज को ख़त्म किया तो निकाले गए सैनिक भी पिंडारियों की टोली में शामिल हो गए। बहुत से आवारा अपराध कर्मी, चोर व लुटेरे भी सामाजिक व प्रशासनिक खराबी का फ़ायदा उठाकर उनमें मिल गए। लूटमार की कामयाबी के कारण इनकी ताकत व संख्या बढ़ती गई। पिंडारी 12 फीट से 8 फीट लंबे बर्छ से लैस घोड़ों पर सवार रहा करते थे। बर्छ के साथ ही तलवार कटारें भी उनके पास होती थी। कुछ बंदूक व बारूद का भी प्रयोग करते थे, लेकिन इनकी नियमित फौज नहीं थी, ना ही इनमें सैनिक अनुशासन था। इसलिए एकजुट फौज से सीधा संघर्ष नहीं करते थे, बल्कि दौलत के लिए लूट उनका मेन मकसद था। वे शातिर भरे गांवों व नगरों पर टिड्डी दल की तरह एकाएक टूट पड़ते और लूट कर भाग जाते। ये दोस्तों यहाँ पर कुछ पिंडारी जिन्होंने गांव पर हमला करा है और आग लगा दी है। विरोध करने पर गांव व नगरों को आग लगा देते थे। इस तरह वे सार्वजनिक शांति और राजनीति की व्यवस्था खत्म कर अराजकता पैदा कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग को इनका सफाया करना बहुत ज़रूरी था। इस मारे नहीं क्योंकि ये जनता के लिए मुश्किल थे, इस मारे क्योंकि बहुत सारे कारखानों को भी ये लूट लिया करते थे और उनको जला लिया करते थे। इसलिए ऐसी ताकत जो हिंदुस्तान में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती हो, उससे इनका संघर्ष ज़रूरी था। लॉर्ड हेस्टिंग के वक्त में इनकी संख्या 20,000 तक पहुंच गई। हीरू, बुडन, चीतू, वसील मोहम्मद और करीम इनके मेन सरदार थे। मालवा गुजरात से सतलज नदी तक विस्तृत प्रदेश पर इनके लूट का आतंक था। सन 1808-1819 ईस्वी में गुजरात में, 1812 ईस्वी में मिर्ज़ापुर और शाहाबाद में, 1815 से 16 में निज़ाम का उत्तरी सरकार क्षेत्र को उन्होंने लूट लिया। मराठा का इनको संरक्षण प्राप्त था, इसलिए हेस्टिंग ने मराठों से जंग के पहले पिंडारियों के खिलाफ अभियान के लिए संचालक मंडल का समर्थन प्राप्त कर लिया। साथ ही मराठों को पिंडारियों से अलग करने के लिए उसने मराठा सरदारों, सिंधिया और भोसले से संधि की
दूसरे हिंदुस्तानी राजाओं जैसे राजपूत राजाओं और भोपाल के नवाब से भी संधिया की, जिसके मुताबिक सभी ने पिंडारियों की कोई मदद ना देने का वचन दिया। सेम वही यहाँ पे पॉलिसी अपनाई। पहले क्या करा, जो भी इनके दोस्त थे पिंडारियों की जो मदद करते थे यानी मराठे, उनसे जाके इन्होंने पहले संधि कर ली, और संधि करने के बाद क्या कहा, आप पिंडारियों की मदद नहीं करेंगे। तो ये करा इन्होंने, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो ताकत थी, यहाँ की आधी ताकत पिंडारियों की वो ख़त्म हो गई। अब लॉर्ड हेस्टिंग का पिंडारी से निपटना थोड़ा ईजी हो गया था। फिर भी हेस्टिंग ने विशाल सैनिक तैयारी की ज़रूरत आने पर मराठों से भी जंग किया। पिंडारी अभियान के लिए 1,13,000 की विशाल फौज तैयार की, जिसे 300 तोपों से सुसज्जित किया गया, यानी 300 तोपें यूज़ करी। इतने ज़्यादा दोस्तों पिंडारी ताकतवर थे। कार्यवाही दो तरफ से शुरू हुई। उत्तर में खुद हेस्टिंग नेतृत्व कर रहा था, दक्षिण में थॉमस हिस्लोप। तो इस तरह से दो तरफ से पिंडारियों को घेरा गया था। इस वक्त पिंडारियों का केंद्र उज्जैन के पूरब, नर्मदा के उत्तर, मालवा में सिंधिया, होलकर और भोपाल के बीच स्थित था। इसलिए उत्तर और पूरब में बंगाल से, दक्षिण में दक्कन से, पश्चिम में गुजरात से एक ऐसे घेरे का फैसला किया गया कि पिंडारी बचकर भाग ना सके। इस ज़बरदस्त पॉलिसी से पिंडारियों के एकजुट दलों का जनवरी 1818 ईस्वी तक पूरी तरह विनाश हो गया, यानी जो मराठे थे उनका सफायाचट हो गया। 1818 जनवरी 1818 को करीम खां ने अपने को जान मालकम के हवाले कर दिया। करीम खां जो कि पिंडारियों का सरदार था, उसे गोरखपुर मेघवासपुर का जागीरदार बना दिया गया। वसीम मोहम्मद ने ग्वालियर में सिंधिया की पनाह ली, उसने अंग्रेज़ों को सौंप दिया। गाजीपुर कारावास में उसने आत्महत्या कर ली। चीतू को जंगल में एक चीते ने मार डाला। तो इस तरह से दोस्तों जो पिंडारियों थे उनका अंत हो गया। बहुत से पिंडारी लूट छोड़कर किसान बन गए। ये दोस्तों हैं यहाँ पे पिंडारी। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पठानों का। तो ये जो पोर्ट्रेट दोस्तों पठानों का है। पिंडारियों की तरह ही पठान लुटेरों का एकजुट गिरोह उन दिनों राजपुताना में सक्रिय था। पठानों की नियमित फौज जंगों और घेरों का सामान लेकर चलती थी, राजकुमारों और ताकतवर आदमियों को डराती थी। डरा धमका कर फ़ायदा प्राप्त करना इनका मकसद था। राजपूतों के अंदरूनी साजिशों में दखल अंदाजी करने और उनके कई दलों के समर्थ बनने का उन्हें मौका मिला, जिनमें हर एक से उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इस तरह राजपुतानाओं के हर एक हिस्से में जहां लूट की ज़रा सी भी उम्मीद थी, वे फैल गए और अपनी संख्या बढ़ाने लगे। प्राय समूचे राजगृह में इस वक्त इसका आतंक था। मोहम्मद शाह खां और अमीर खां इनके मेन नेता थे। मोहम्मद शाह खां की मौत के बाद उसने सैनिक भी अमीर खां के दल में शामिल हो गए, जिससे अमीर खां की ताकत और बढ़ गई। उसकी सैन्य ताकत किसी भी एकजुट फौज से कम ना थी, इसलिए अमीर खां की आतंकवादी गतिविधियों का ब्रिटिश सत्ता के संगठन और विकास से तालमेल स्थापित नहीं हो सका था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उससे संघर्ष के बजाय समझौते का रास्ता अपनाया। दिल्ली के ब्रिटिश रेजिडेंट पर चार्ल्स मेटकॉफ ने अमीर खां को लूट जत्थे से हटाकर उसे और ज़्यादा सम्मानजनक ज़िंदगी और मुस्तकबिल का लालच दिया, जिससे कुछ हिचकिचाहट के साथ अमीर खां ने मान लिया। अमीर खां से संधि हो गई, जिससे मुताबिक अमीर खां ने अपनी फ़ौज को ख़त्म करने का वचन दिया। बदले में अंग्रेज़ों ने उसे टोंक का नवाब स्वीकार कर लिया। इस कूटनीति से अमीर खां ने सिर्फ अंग्रेज़ों का दोस्त हो गया, बल्कि होलकर से भी उसकी दोस्ती खत्म हो गई, जिससे अंग्रेज़ों के एक प्रबल प्रतिद्वंदी की ताकत कम हो गई। इस तरह पिंडारियों और पठानों की मुश्किल का समाधान हो जाने से इस बीच हिंदुस्तान में शांति स्थापित हो गई। हेस्टिंग और मराठे। आखिरी विनाश और पतन के पूर्व मराठा ताकत ने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की आखिरी कोशिश की। मराठा सरदारों का अंग्रेज़ी सरकार से ऊपर से मैत्रीपूर्ण संबंध था, लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष की आग सुलग रही थी।
मराठा प्रधान पेशवा अपनी बुरी हालत से असंतुष्ट था, यानी बाजीराव पेशवा थे वो इससे खासा नाराज थे। दूसरी मराठा सरदार इस प्रधान के प्रति भक्ति प्रदर्शित कर रहे थे और उसे स्वामी के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन पेशवा बाजीराव अपने संघ की हालत के कारण खुली बगावत करना चाहता था। उसलिए उसने एल्फिंस्टन की मदद से अपनी हालत सुधारने की कोशिश की। मराठा संघ को एकजुट करने के लिए सिंधिया, भोसले और होलकर में गुप्त बातें होने लगी। इसी वक्त हेस्टिंग ने एल्फिंस्टन को निर्देश दिया कि पेशवा की ताकत सीमित कर दी जाए। कड़ी शर्तों के मुताबिक पेशवा को पूना की संधि के लिए मजबूर किया गया। गायकवाड़ पर पेशवा का दावा खत्म किया गया। गायकवाड़ ने अपनी नियमित फौज कम करने, 1000 सैनिक की मददगार फौज में बढ़ोतरी करने और इसके खर्च के लिए अलावा जिले देना स्वीकार किया। रघुजी भोसले की मौत के बाद नागपुर में उत्तराधिकार झगड़ा चल रहा था, जिसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने अप्पा साहब को भी सहायक संधि के लिए मजबूर किया। रघुजी भोसले ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब उसके उत्तराधिकारियों के ज़रिए इसे स्वीकार कर लेने से अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मराठों को ज़बरदस्त आघात लगा। दौलतराव सिंधिया से संधि हुई कि वह पिंडारियों की मदद नहीं करेगा और ब्रिटिश सरकार की राय के बिना अपने करीब राज्यों के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। पेशवा की संधि ने उसको साधनों को सीमित कर दिया था। उसके मराठा प्रधान की महिमा खत्म हो गई और जब आखिरी ताकतवर मराठा सरदार सिंधिया भी सहायक संधि के जाल में फंस गया तो उसी दिन पेशवा ने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर चढ़ाई कर दी। इस तरह जब हेस्टिंग पिंडारियों के खात्मे में लगा हुआ था, मराठों से भी जंग शुरू हो गई। इस तरह स्मिथ के शब्दों में पिंडारियों का अंत मराठा जंग में हो गया। पूना स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी जला दी गई। पेशवा को हालांकि पराजित कर दिया गया और पी मल्हाराव होलकर द्वितीय और नागपुर के अप्पा साहब ने भी संधियों को खत्म कर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी। भयंकर जंग शुरू हुआ। अप्पा साहब भोसले ने अंग्रेज़ों से कड़ा संघर्ष किया, लेकिन 27 नवंबर 1817 ईस्वी में सीताबर्डी की लड़ाई में नागपुर की फ़ौज बुरी तरह पराजित हुई। होलकर की फ़ौज भी महिदपुर की जंग में पराजित हो गई। इन पराजयों के बाद मराठों को अधीनस्थ संधियां करनी पड़ी। राजपूत राज्य हेस्टिंग ने बीच हिंदुस्तान राजगृह में बिखरे राजपूत राज्यों को अंग्रेज़ी संरक्षण प्रदान कर धूरा फ़ायदा प्राप्त किया। इन राज्यों पर मराठे अपने संरक्षण और अधिकार का प्रयोग करते थे और अंग्रेज़ों से जंग की हालत में मराठों की मदद कर सकते थे। हेस्टिंग ने इन राज्यों को संरक्षण प्रदान कर इनको मराठा आतंक से मुक्त कर दिया, जिससे मराठों की ताकत कम हुई और उनसे जंग के वक्त उन्हें इन राज्यों से किसी तरह की मदद ना मिल सकी। इससे कंपनी का प्रभाव इस क्षेत्र में स्थापित हो गया। कोटा, भोपाल, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, बीकानेर और जैसलमेर वगैरह राजपूत और बीच हिंदुस्तानी राज्यों ने अंग्रेज़ी संरक्षण ग्रहण कर अंग्रेज़ी फ़ौज रखना स्वीकार किया। इन राज्यों ने अपने अंदरूनी विवाद में अंग्रेज़ी सरकार की सदस्यता और फैसला स्वीकार करने का वचन दिया। इस तरह हिंदुस्तान और राजगृह क्षेत्र में भी अंग्रेज़ी दबदबा कायम हो गया। तो इस तरह से दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में ये कुछ काम हुए, ये कुछ घटनाएं हुई। ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादातर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर जो समय की जो इनके ऊपर जो हमले कर रहे थे, यानी जो गोरखा थे नेपाल, उसका समाधान करा। दूसरा इन्होंने पिंडारियों का खात्मा किया और तीसरा इन्होंने यहाँ पर जो पठान थे उनको का भी नाश करा और जो मराठा जो जोते हुए थे, जो यहाँ पर शासन अपना करना चाहते थे, उनको अभी खात्मा किया संधियाँ करके और फूट डलवा कर, तरह तरह की जो हो सकता था इन्होंने किया। तो ये दोस्तों थी वीडियो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्य और उनके समय में होने वाली घटनाएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए अपना